करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। मिस शामी अ मैथमेटिक्स टीचर गेव द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर क्लास। यानी मिस शामी है, शम्मी है और एक मैथमेटिक्स टीचर है। गिव द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर क्लास, एक क्वेश्चन दिया अपनी क्लास को। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स हुज एरिया इज 36 स्क्वायर यूनिट्स गिवन दैट द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल्स आर होल नंबर्स बाय गिविंग दिस टास्क द टीचर वाज ट्राइंग टू। यानी शम्मी एक गणित की शिक्षिका ने निम्नलिखित प्रश्न अपनी कक्षा को दिया। यदि आयतों की लंबाई चौड़ाई पूर्णांक है तो उन सभी आयतों की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल 36 वर्ग यूनिट है ना। तो मतलब क्या कहा है, 36 स्क्वायर यूनिट्स है। और डायमेंशन के बारे में एक और बात उन्होंने बताई हुई है कि द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल्स आर होल नंबर्स। क्या है? होल नंबर्स हैं, मतलब होल नंबर हैं, ये भी बता दिया। तो कनेक्ट टुगेदर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एरे टाइप मल्टीप्लिकेशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हेल्प स्टूडेंट्स टू रिकॉल मल्टीप्लिकेशन टेबल। क्या सिर्फ टेबल की बात हुई है? नहीं, यहां उनको कनेक्ट करने पड़ेंगे कई सारे कॉन्सेप्ट्स और बच्चे कनेक्ट कर पाए, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। दोनों को कनेक्ट कर पाए, ये जितने भी 3 टॉपिक्स हैं इनको आपस में कनेक्ट कर पाए। फिर भी पढ़ लेते हैं। रिकॉल का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे कि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन रिकॉल कराना है, और भी रिलेशंस हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। लेट हर स्टूडेंट्स मेमोराइज, ये तो अपने आप में ही हट जाता है। क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ज्योमेट्री एंड अर्थमेटिक। इससे बेटर क्या ये नहीं है? बिल्कुल है। तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग से आप एलिमिनेट करके सॉल्व कर देंगे। ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16? ये कहता है फैजा सेज दैट 1/8 इज अ ग्रेटर फ्रैक्शन देन 1/2। यानी बच्चे को लग रहा है 1/8 बड़ा है किससे? 1/2 से, जो कि गलत है। ऑफ कोर्स भाई भिन्न की संख्या है तो छोटे वाला बड़ा होगा। तो अगर हम बात करें तो फैजा कहती है 1/8 1/8 बड़ा है 1/2 से। Which of the following is most appropriate for the error made by फैजा? फैजा से जो ये गलती हुई है, जो त्रुटि हुई है, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन क्या हो सकता है वो बताएंगे आप। यार क्वालिटी चेंज कर लो तो साफ दिखेगा बिल्कुल, है ना। ऑटो की जगह वो कर लो 1080p। प्रोसीजरल एरर है, प्रोसीजर में तो एरर नहीं दिख रहा, प्रोसीजर में गड़बड़ थोड़ी है, कोई प्रोसीजर का काम भी नहीं था। केयरलेस एरर है, बच्चा केयरलेस एरर नहीं करेगा। लैंग्वेज का भी एरर नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल एरर है। उसके भिन्न के या फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने में अवधारणात्मक त्रुटि है कि उसको नहीं उस चीज को समझ में आ पाया कि अगर फ्रैक्शन की बात करें तो 1/2 बड़ा होगा। ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में कमी है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बच्चे का। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द मैथमेटिक्स करिकुलम शुड बी, यानी गणित की जो पाठ्यचर्या है वो कैसी होनी चाहिए एनसीएफ के अनुसार। बच्चों को एक्टिव रखना है। कोहेरेंट एंड स्टैटिक। देखिए स्टैटिक नहीं होगी किसी भी सब्जेक्ट की पाठ्यचर्या के, स्थैतिक है, मतलब कोई चेंज ही नहीं आता उसमें कभी। भाई एटलीस्ट अगर हिस्ट्री भी है तो उसको भी हम क्या करेंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट तरीके, चेंजेस तो सभी सब्जेक्ट्स में आते हैं समय के साथ। ठीक है ना। कोहेरेंट एंड स्टैटिक, सुसंगत और स्थैतिक। तो स्टैटिक नहीं होगा, स्टैटिक नहीं हो सकता करिकुलम, उसमें डायनेमिक होना चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एम्बिशियस सही है, कोहेरेंट सही है कि कनेक्टेड हो चैप्टर्स एक दूसरे से। अगेन स्टैटिक नहीं होगा, एक्टिविटी ओरिएंटेड सही था। तो इनमें एक एक ऑप्शन तो सही है, लेकिन दूसरा जो पेयर है उसमें एक गड़बड़ है, तो एक ही ऑप्शन सही बचता है, एम्बिशियस एंड कोहेरेंट। यानी एम्बिशियस का मतलब यहाँ क्या है, डिजायर होनी चाहिए कि नेक्स्ट लेवल पे और कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी चीजें और इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा, चैलेंजिंग भी लगेगा थोड़ा सा। और कोहेरेंट यानी कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से स्पाइरली जुड़े हुए होंगे, है ना, कनेक्टेड होंगे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Which of the following can be considered as a base to develop algebraic thinking among primary grade learners? यानी प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं में बीजीय चिंतन, या जो हम बीज गणित कहते हैं जिसको, algebraic thinking की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसे लेकर के आए। पहला ऑप्शन है स्टार्टिंग विद सिंपल पैटर्न्स ऑफ रिपीटिंग शेप्स एंड देन मूविंग टू कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स इन्वॉल्विंग नंबर्स। यानी शेप से नंबर्स के बीच में रिलेशन क्रिएट करना शुरू करें। यूजिंग ग्राफिकल मेथड टू इंट्रोड्यूस एल्जेब्रिक इक्वेशंस, या फिर इंट्रोड्यूसिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, एम्फसाइजिंग द यूज ऑफ एल्जेब्रा इन डेली लाइफ। लगाइए तुक्के, देखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे तो प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं में बीजीय चिंतन को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसको आधार के रूप में लिया जाता है, बेस किसको बनाएं? तो स्टार्टिंग विद सिंपल पैटर्न्स टू रिपीटिंग शेप्स एंड देन मूविंग टू कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स इन्वॉल्विंग नंबर्स। बात तो ठीक है, बेस बना सकते हैं। यूजिंग ग्राफिकल मेथड टू इंट्रोड्यूस एल्जेब्रिक इक्वेशंस, सिर्फ एल्जेब्रिक इक्वेशंस के बारे में नहीं है ये, ठीक है ना, ओवरऑल एल्जेब्रिक थिंकिंग के बारे में है।
कि थिंकिंग कैसे वो डेवलप होगी, कनेक्शन कैसे बिल्ड होगा, इंट्रोड्यूसिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एम्फसाइजिंग द यूज ऑफ एल्जेब्रा इन डेली लाइफ। देखिए सुनने में अच्छा लग रहा है, एम्फसाइजिंग द यूज ऑफ एल्जेब्रा इन डेली लाइफ, किस बात के बारे में? प्राथमिक कक्षा के अधिगम करता हूं बीजीय चिंतन को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसको आधार बनाए। आधार इसको बना लीजिए, इससे अपने आप डेली लाइफ से कनेक्ट हो जाएंगी चीजें, क्योंकि जो सिंपल पैटर्न्स हैं, जो रिपीट होती हैं शेप्स, उनको धीरे धीरे कनेक्ट करेंगे जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, तो एक थिंकिंग का वे बिल्ड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, डी के साथ नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, व्हेन आस्क्ड टू मल्टीप्लाई 25 बाय 7, 25 को 7 से गुणा करने के लिए जब कहा गया एक स्टूडेंट को, तो बच्चा क्या करता है, 25 को ऐड कर देता है 7 टाइम्स। यानी when asked to multiply 25 by 7, a student adds 25 7 times. Which of the following statements is correct with respect to the given context? The use of formal algorithm needs to be emphasized over informal strategies. यानी जो formal algorithm जो है उसका यूज क्या करें, emphasize करें, informal strategies से उसको सिखाएं। अनौपचारिक युक्तियों के बजाय औपचारिक कलन विधि के उपयोग पर बल देना, यानी इनफॉर्मली मत करो भाई, जो एल्गोरिथम है, जो फॉर्मूला सेट है, उसके अलग नहीं जाना, जबकि आप बच्चे को एक्सपेरिमेंट करने दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। द स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय द स्टूडेंट कैन नॉट बी असेस्ड बाय द टीचर, यानी जो स्ट्रेटेजी दी है टीचर कह देगा नहीं नहीं ये ऐसे नहीं करना, वो असेस ही नहीं करेगा, उसका आकलन ही नहीं करेगा, ये भी गलत है। द स्टूडेंट हैज क्रिएटिवली एक्सटेंडेड द नॉलेज ऑफ एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन, ये बात एकदम सही है। बच्चे ने क्या किया है, क्रिएटिवली एक्सटेंड किया कि इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस चीज में हम बच्चे को ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं तुम्हें तो बताया था ऐसे ही करना था, ऐसे क्यों कर दिया, जब वो सही है। अगर 25 को 7 बार ऐड करके उसने निकाल दिया जब मल्टीप्लाई करने को कहा, तो वो भी एक क्रिएटिव वे है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन का। हैज नो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये नहीं कहेंगे, अगर नहीं होती तो वो गलत ही करता, फिर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो चिल्ड्रंस मैथमेटिकल रीजनिंग एबिलिटीज एट प्राइमरी लेवल कैन मोस्ट अप्रोप्रिएटली बी इन्फर्ड बाय, यानी प्राथमिक स्तर पर बच्चों की गणितीय तर्क क्षमता का सर्वाधिक उपयुक्तता से डैश के द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चंस गिवन एज होम टास्क, यानी स्टेप बाय स्टेप उनको होमवर्क में बस काम कंप्लीट करना, ये एकदम खराब तरीका है। अचीवमेंट इन रेगुलर एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट, बच्चा एक्टिव नहीं है इन दोनों ऑप्शन में। एनालाइजिंग देयर एरर्स, हाँ पॉजिटिव है। मेमोराइजिंग ऑफ फॉर्मल एल्गोरिथम, ये एकदम खराब है। क्या करेंगे आप, एनालिसिस, एनालाइजिंग देयर एरर, बच्चे की जो गलतियां हो रही हैं उन त्रुटियों का विश्लेषण करके ही हमें पता लगेगा कि जो तर्क है या जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है वो किस हद तक आई है या नहीं आई है। बाकी के 3 ऑप्शन में बच्चा ही एक्टिव नहीं है, तो वो तो वैसे ही हट जाते हैं, चाहे आपको गणित बहुत ज्यादा ना भी आता हो। Which of the following is or are responsible for fear and failure in mathematics according to NCF 2005, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित में भय और असफलता के लिए उत्तरदायी है। यानी बच्चों में मैथमेटिक्स के प्रति क्या है, फियर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। उसमें सोसाइटी भी और टीचर्स भी एक रोल प्ले करते हैं। माँ बाप भी कहेंगे नहीं गणित तो बहुत मुश्किल होता है, टीचर्स भी ऐसा ही कहेंगे, तो बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है ना। तो ऐसे मिसकॉन्सेप्शंस हैं, फियर ऑफ फेलियर और फियर मैथमेटिक्स के प्रति, यानी फेल हो जाएंगे और दूसरा गणित मुश्किल है, इन दोनों चीजों का भय होता है। एनसीएफ क्या कहता है, एनसीएफ के अकॉर्डिंग ये बात है, एनसीएफ ने ऐसा कहा है, बात ठीक है। प्रीडोमिनेंस ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज, क्योंकि प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व होता है गणित में, यानी प्रतीकों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, बात तो सही है ना। सारी चीजें सिंबल्स में ही चल रही हैं, अगर हम देखेंगे गणित में तो सिंबॉलिक जो लैंग्वेज है उसका काफी महत्व है, गणित की अपनी एक लैंग्वेज है अगर हम कहें, बात सही है। क्यूमुलेटिव नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, क्या है, क्यूमुलेट होती हैं चीजें, अगर 6ठी में नहीं पढ़ा 7वीं कक्षा में दिक्कत आएगी। एक दिन क्लास मिस कर दी, नेक्स्ट स्टेप समझ नहीं आएगा कौन सा तरीका बताया था सर ने या मैडम ने, बात तो सही लग रही है। संचयी प्रकृति है, चीजें जुड़ती जाती हैं, कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, है ना, स्टोरी नहीं है, सिर्फ करके देखना पड़ेगा, अगर मेथड में किया तो कर दिया। जेंडर स्पेसिफिक एबिलिटी होती है, ऐसा एनसीएफ नहीं कहता कि लड़कियां गणित में कमजोर होंगी, लड़के गणित में अच्छे होंगे, ये सब सोसाइटी वाली बात है। फॉर्मेटिव असेसमेंट टेक्निक्स, फॉर्मेटिव असेसमेंट टेक्निक जो है ये फेलियर इनसे नहीं होगा, बल्कि ये तो हेल्पफुल होती है कि बच्चे का फीडबैक मिलेगा आपको। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, फर्स्ट सेकंड कहां सही है, ए और बी सही है। तो प्रीडोमिनेंस ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज, एक रीजन तो ये है ना। उत्तरदायी कौन है कि भय क्यों होता है बच्चों में और फेलियर क्यों होता है, जेंडर स्पेसिफिक एबिलिटी के कारण नहीं, ए और बी इसमें सही होगा। देखिए, while deducing the area of a parallelogram from a rectangle, the most common transformation that a teacher does to relate the formula of area of these two shapes, क्या करते हैं टीचर while deducing the area of a parallelogram, यानी parallelogram का आप एरिया निकाल रहे हैं जिसको चतुर्भुज कहते हैं, आई थिंक, from a rectangle,
द मोस्ट कॉमन ट्रांसफॉर्मेशन दैट अ टीचर डज टू रिलेट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ दीज टू शेप्स इज, फ्लिप कर देगा, रोटेट करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, नहीं ऐसा नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं, फ्लिप कर देगा टीचर। इसको स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम कह देते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर कह देते हैं पैरेललोग्राम को। तो इसमें सिमिलैरिटी होती है, फ्लिप करके एक सिंपल तरीका या मोस्ट कॉमन या कॉमनली यूज तरीका है फ्लिप करना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या कहता है 23वां सवाल, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर टीचिंग ऑफ डेटा हैंडलिंग इन प्राइमरी क्लासेस, यानी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आंकड़ों का प्रबंधन के शिक्षण के संबंध में सही है। यानी आप आंकड़ों का प्रबंधन यानी डेटा हैंडलिंग सिखा रहे हैं, इतनी चीजें थी, उसको बच्चा अपना एक लिस्ट बना लेगा, है ना। बेसिक डेटा हैंडलिंग कैसे सिखाएंगे, उसके लिए सही तरीका कौन सा है। इट शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड एज स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी क्लासेस वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, नहीं डेटा हैंडलिंग होता है, आप देखेंगे 5th वगैरह में, तो ये तो गलत हो जाएगा कि नहीं पढ़ाएं। इट डजंट रिलेट टू मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री, ये भी कहना गलत होगा। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनफॉर्मली इन प्राइमरी क्लासेस एज स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी क्लासेस कैन रिलेट इट टू देयर डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस। इट डिमांड्स हायर कॉग्निटिव स्किल्स विच आर नॉट पोजेस्ड बाय, मतलब प्राइमरी बच्चों के लिए प्राइमरी लेवल पे अगर नहीं होता तो सिलेबस में ही नहीं होता ना, अगर वो सीख नहीं सकते होते, उनका दिमाग इस लेवल पे नहीं होता तो हम सिलेबस में ही नहीं देते, तो ये कहना तो गलत होगा। इसका प्राथमिक कक्षाओं में अनौपचारिक रूप से परिचय दिया जा सकता है, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी इसे अपने दैनिक जीवन के अनुभवों से कनेक्ट कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, एक बेसिक तरीका है, हम बताते हैं कि भाई एक टोकरी है, फलाना है, जहां पे 5 सेब है या 4 पेन है ना, तो बेसिक रिकॉर्ड जो है उसको करना आ जाता है। जो इनफॉर्मल, जो उस बच्चे के जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, वहां पे आप डेटा हैंडलिंग को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इनफॉर्मली। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि वो बच्चा लाइफ से कनेक्ट कर पाएगा उस चीज को। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ये क्या कहता है, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द यूज ऑफ मैनिपुलेटिव एड्स इन मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल। बताइएगा एक बार, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित में हस्त कौशल सहायक सामग्री के उपयोग के बारे में क्या सही नहीं है, बताइएगा एक बार, फटाफट से बताइएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित में हस्त कौशल सहायक सामग्री के उपयोग के बारे में सही नहीं है। अपर प्राइमरी लेवल पर यूज ऑफ मैनिपुलेटिव एड्स, अलग अलग कोई आपका मॉडल हो सकता है जो बच्चे को बना करके दिखाया जाए, इनके बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है। बी ऑप्शन, दे आर यूज टू यूटिलाइज, देखते हैं, दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स, यानी जो मैनिपुलेटिव एड्स हैं, यानी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है मैथ्स के, चाहे वो आपके चार्ट्स हो सकते हैं, चाहे वो आपके मॉडल्स हो सकते हैं, या कोई भी इस तरह की सामग्री या डेली लाइफ के कुछ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उनको एड के रूप में यूज किया जाएगा, तो वो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करते हैं। दे आर यूज टू यूटिलाइज लेजर टाइम इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम, ऐसा कहना गलत होगा कि एक्स्ट्रा टाइम को पास करने के लिए, खाली समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, अंताक्षरी थोड़ी है ना, तो ये कहना गलत होगा। टीचिंग एड के लिए, टाइम पास के लिए टीचिंग एड यूज नहीं किए जाते। पेडागोजिकल रिसोर्स है, असेसमेंट के लिए कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन है, कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसको कॉन्क्रीट रूप में जब हम दिखा रहे हैं कि भाई ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, या कोई भी शेप की अगर बात हो रही है ना, तो आगे बढ़ेंगे, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, एन इलास्टिक बैंड ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ इज स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर, यानी एक इलास्टिक बैंड है जो 10 सेंटीमीटर लंबे लचीले फीते को 5 सेंटीमीटर और खींच दिया जाता है। व्हाट इज द न्यू लेंथ ऑफ द इलास्टिक बैंड, अब नई लेंथ क्या हो गई भाई, 10 सेंटीमीटर था, 5 और खींच दिया गया, नई लेंथ के लिए क्या करेगा बच्चा, ऐड करेगा, ठीक है ना। हेमलता प्रेजेंट्स दी, रेशो की कहां जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे रेशो की कहां जरूरत पड़ रही है, ये थोड़ी पूछा है, न्यू लेंथ पूछी है, ये नहीं पूछा कितने % से बढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं पूछा है। Hemlata presents the above word problem to the students in her class. The underlying concept that she is referring to is addition.